जैसे ही मैंने अपने बड़े बेटे की शादी करवाई, उसके कुछ ही दिन के बाद मेरे छोटे बेटे का व्यवहार बहुत ज़्यादा बदलने लगा। वो अपनी भाभी से बहुत बातें करता और मुझे भी बार-बार कहता कि मुझे भी बिल्कुल भाभी के जैसी ही दुल्हन चाहिए। ये सुनकर मैं बहुत हैरान रह जाती, क्योंकि मेरा बेटा अभी सिर्फ 14 साल का था और उसकी ज़ुबान से ऐसी बातें सुनना मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। घर में कुछ और भी अजीब हरकतें हो रही थीं। जब से मेरी बहू इस घर में आई थी, मेरे दोनों बेटे ही बहुत बदल गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरी नौकरानी ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि उसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैं तुरंत अपने छोटे बेटे के कमरे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने चुपके से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और मैं अंदर दाखिल हुई थी कि तभी सामने का मंजर देखकर मेरी रूह ही कांप गई। मैं ज़मीन पर बैठ गई और मैंने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि वहां पर तो मेरा छोटा बेटा और बहू बहू का दुपट्टा जमीन पर पड़ा था और बेड पर दोनों। मेरा नाम माला है। भगवान ने मुझे दो बेटे दिए थे जो बहुत ही हट्टे कट्टे और सुंदर थे। मेरा बड़ा बेटा पूरे परिवार को संभालता रहा। हम सब संयुक्त परिवार में एक ही घर में रहते थे। मेरे सास और ससुर इस दुनिया में नहीं थे। मेरे पति भी जीवित नहीं थे। मैं इस परिवार की पहली बड़ी बहू थी, इसलिए बाकी सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मुझे ही इस घर का बड़ा माना जाता था। मैंने इस परिवार के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी थी और जितना मुझसे हो सकता था, मैंने वो सब किया था। यहाँ तक कि अपने सारे गहने भी मैंने इस परिवार के कारोबार में लगा दिए थे। इसी तरह से सारा कारोबार मेरा बेटा सँभालता था। वह बहुत ही संजीदा इंसान था। मैंने उसे कहा कि अगर उसे शादी के लिए कोई पसंद है, तो वो मुझे बता दे, ताकि मैं उसकी शादी उसी से करवा दूँ। लेकिन उसने कहा कि उसे कोई भी पसंद नहीं है। आप जो भी चाहें, जिसको भी पसंद आप करें, मैं उसी से शादी कर लूँगा। मुझे अपने बेटे की ये बात बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसने मुझे एक शर्त बताई और वो ये थी कि उसकी होने वाली पत्नी चरित्रवान होनी चाहिए और किसी गैर मर्द ने कभी भी उसे देखा तक ना हो। मैंने सोचा कि मेरा बेटा सही कह रहा है। कौन सा मर्द ये चाहता है कि उसकी पत्नी शादी से पहले किसी और मर्द के साथ रिश्ते में रही हो। मेरी सहेलियां लोगों के रिश्ते करवाने का काम करती थी और उन्होंने कहा था कि जब भी बेटों की शादी करनी हो तो मुझे बताना। मेरे पास एक से एक अच्छे रिश्ते हैं। फिर मैंने उनमें से एक सहेली को बताया कि मुझे किसी इज्जतदार घर की लड़की चाहिए, जो चरित्रवान भी हो, खूबसूरत भी हो और अपने आप को संभाल कर रखने वाली हो और जिसका पहले कभी कोई रिश्ता ना रहा हो, क्योंकि मेरे बेटे की यही मांग है। वो भी ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बिल्कुल तुम चिंता ना करो, मेरे पास कुछ ऐसे रिश्ते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी सहेली ने मुझे 2-3 रिश्ते दिखाए और आखिर में मैंने एक लड़की को पसंद कर लिया। उसके पिताजी मास्टर थे और उनके घर में बहुत ही साधारण सा माहौल था। वो बहुत ही सादे से लोग थे। लड़की भी बहुत खूबसूरत थी और शांत रहती थी। मुझे अच्छा लगा कि चलो, ज़्यादा बातूनी लड़की नहीं होगी, वरना पता चला बस सारा दिमाग सिर्फ बातों में ही लगाए है। उस लड़की के बारे में सभी लोग यही कह रहे थे कि बहुत ही चुप-चुप रहती है, बहुत मासूम है। हालांकि वो शकल से मासूम कम और समझदार ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जैसा वो लोग कह रहे थे, ऐसी ही बात मालूम भी हो रही थी। मेरे बेटे ने ये नहीं कहा था कि कोई बहुत खूबसूरत लड़की हो, दुबली-पतली हो। आजकल लड़कों की एक और मांग भी बहुत ज़्यादा हो रही है कि हमारी बीवी मोटी ना हो, यानी कि उसका वजन कम हो। लेकिन ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट थी। मैंने बेटे को तस्वीर दिखाई तो उसने तस्वीर पर ध्यान भी नहीं दिया। उसने कहा कि जो मैंने कहा था, बस वही होना चाहिए। मैंने उससे कहा कि हाँ, ऐसा ही है। तो उसने कहा कि ठीक है, बस फिर मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जब रिश्ता देखा जाता है, तो आप किसी के चरित्र का अंदाज़ा उसकी शकल से कैसे लगा सकते हैं? किसी के मुँह पर नहीं लिखा होता कि उसका चरित्र कैसा है। कोई अच्छा हो, तो ये भी नहीं पता चलता और कोई बुरा हो, तो ये भी नहीं पता चलता, जब तक आपका उससे सामना नहीं होता। लेकिन दूसरे लोगों की राय भी बहुत अहमियत रखती है। अगर कोई कहता है कि लड़की अच्छी है, तो अच्छी होती है और जो लड़की बुरी होती है, उसके बारे में तो सारा मोहल्ला बात करता है। मैंने आस-पास के लोगों से भी पूछा था कि ये पायल नाम की लड़की कैसी है, तो उन्होंने कहा था कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। आप आँख बंद करके उसे अपनी बहू बना सकती हो। ऐसी लड़की बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। बेटे ने कहा, शादी भी साधारण सी होगी, लेकिन मेरे बेटे की शादी थी तो थोड़ी धूमधाम तो होनी ही थी। लेकिन इस पर भी मेरा बेटा खफा हो गया। मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा गंभीर स्वभाव का था। उसे ये धूमधाम ढोल धमाका बिल्कुल भी पसंद नहीं। बस शादी हो गई तो हो गई। शादी तो मांग में सिंदूर भरने, गले में मंगलसूत्र पहनाने और 7 फेरे पूरे कर लेने से भी हो जाती है।
फिर ये क्या है कि डांस करो, संगीत रखो, मेहंदी लगाओ, ये करो, वो करो। उसने सारी रस्मों से खुद को निकाल लिया था। मेरे पहले बेटे की शादी थी और हमारे पास पैसे की भी कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसने मुझे मेरे दिल का कोई अरमान पूरा ही नहीं करने दिया। मेरे छोटे बेटे ने कहा कि माँ कोई बात नहीं, आप मेरी शादी में जितनी मर्जी हो, अपने सारे अरमान निकाल लेना। मैंने कहा कि जा, तू तो अभी आराम से बैठ जा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरी कौन सी अभी शादी करवा रही हूँ। इस बात पर हम दोनों ही हंसने लगे। मेरा छोटा बेटा मेरे बड़े बेटे से बिल्कुल ही अलग था। वो बहुत ही ज्यादा हंसमुख, हंसी मजाक करने वाला और बातों को समझने वाला भी था। और एक बात कहूँ कि मेरे बड़े बेटे से ज्यादा मेरा छोटा बेटा मेरा ख्याल रखता था। उसे मेरा एहसास हो जाता था। बड़ा बेटा तो बस पैसे कमाने की मशीन बन गया था। इसमें उसका भी कोई कसूर नहीं था। वो बहुत ही छोटा था जब उसे बिजनेस संभालने के लिए तैयार कर दिया गया था। मेरी बहू का नाम पायल था। जब वो घर में आई तो घर में काफी रौनक हो गई थी। जब बारात वापस आ गई तो मेरा बड़ा बेटा अपने कमरे में चला गया। वो कह रहा था कि उसे कमरे में नहीं जाना है। वो बार बार कह रहा था कि मैं सब मेहमानों के सामने कमरे में नहीं जाना चाहता। मैंने उसे समझाया कि आज की रात बहुत जरूरी होती है। तुम्हारे लिए वो लड़की बन संवर कर बैठी है। अगर तुम उसका घूंघट नहीं उठाओगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए कमरे में जाओ। बड़ी ही मुश्किल से मैंने भगवान का नाम लेकर उसे अंदर भेजा था। थोड़ी ही देर के बाद अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी। मेरा बेटा शायद गुस्सा कर रहा था। पता नहीं वो किस बात पर गुस्सा कर रहा था। एक औरत बनकर सोचा तो मेरी बहू की जिंदगी बहुत ही अच्छी होने वाली थी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत गुस्से वाला था। लेकिन कहते हैं कि जो सबके लिए गुस्से वाला होता है वो अपनी पत्नी के लिए बहुत ही शांत होता है। और एक मर्द ज्यादातर कमरे में और होता है और बाहर अलग होता है। लेकिन ये तो शादी की पहली रात ही जाकर रौब जमाने लगा था। फिर मैंने सोचा कि ये सब तो सबके साथ ही होता है। इसका बाप भी तो ऐसा ही था। अब मैं कमरे में तो नहीं जा सकती थी। बस ये सोचने लगी कि जल्दी जल्दी इनका झगड़ा खत्म हो जाए ताकि ये बाहर ना आए, क्योंकि कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। और फिर ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सुकून और शांति हो गई। मेरी बहू बहुत अच्छी थी और सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आ रही थी। सारे मेहमान वापस चले गए और घर में सब कुछ ठीक था। लेकिन एक हफ्ते के बाद ही घर में बहुत अजीब हरकतें होने लगी। मेरे छोटे बेटे अर्जुन ने पायल के साथ ज्यादा ही बातचीत करना शुरू कर दिया। मेरा बड़ा बेटा रिश्तों की हद तय करने में बहुत ही ज्यादा जिद्दी था। वो कहता था कि मेरी पत्नी के साथ कोई हंसी मजाक नहीं करेगा और जिसे मैं मना करूं उसके सामने वो बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। शादी के बाद लोग दुल्हन को देखने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ औरतें आ सकती हैं। उनके मर्द या बेटे और भाई मेरी पत्नी को नहीं देखेंगे। मेरी बहू भी इस सबसे थोड़ी परेशान थी, लेकिन मैंने उसे समझाया तो उसने कहा कि हमारे अपने घर का माहौल भी ऐसा ही था, इसलिए मुझे ये सब अजीब नहीं लग रहा है। फिर एक दिन रात को मैंने फिर उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें सुनी। सिर्फ मेरे बेटे की ही आवाज़ें आ रही थी। मेरी बहू बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। मैंने सोचा कि मैं उसे कुछ समझाऊंगी। फिर मैंने अपनी बहू से पूछा तो उसने कहा कि नहीं माँ जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं थी। वो टीवी पर कोई चीज़ देख रहे थे, उसकी ही आवाज़ थी। आपके बेटे ने मुझे कोई बुरी बात नहीं की है। हो सकता है कि मेरी बहू झूठ बोल रही थी, लेकिन अगर वो इस बात को छुपा रही थी तो ये भी अच्छी बात थी, क्योंकि उसे पता था कि घर में कलेश नहीं करवाना चाहिए। अभी शादी को 1.5 हफ्ता ही हुआ था कि मेरे छोटे बेटे अर्जुन ने एक अजीब सी बात कह दी। उसने कहा कि अब उसकी भी शादी करवा दी जाए। उसे भी शादी करनी है और उसकी दुल्हन भी बिल्कुल भाभी जैसी खूबसूरत ही होनी चाहिए। ये बात उसने नाश्ते के टेबल पर कही थी। मेरी बहू उस वक्त सर झुकाकर बैठी रही, जबकि मेरे बड़े बेटे ने नाश्ता एक तरफ झटक दिया और उठकर वहां से चला गया। उसने ये महसूस करवाया कि उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने अपने छोटे बेटे से कहा कि इस तरह की बातें नहीं करते, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। शाम को मेरे बड़े बेटे ने मुझसे कहा कि अगर दोबारा उसने इस तरह की कोई बात की तो फिर ये मुझसे थप्पड़ खाएगा। मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं कहते, छोटे भाई पर हाथ उठाओगे। तो कहने लगा इतना ही छोटा है तो बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है, और आज के बाद ये मेरी पत्नी के आसपास मुझे नजर नहीं आना चाहिए। मैं अपने बेटे की आंखों में बहुत गुस्सा देख रही थी। ऐसा भी क्या हो गया था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि एक ही घर में दो लोग रहते हैं और वो एक दूसरे के सामने तक नहीं आए। हम सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता करते थे। दोपहर के वक्त मेरा बेटा नहीं होता था। रात का खाना भी हम लोग एक साथ बैठकर ही खाते थे। अब मैं क्या अपने छोटे बेटे को खाना भी अलग से देती? क्यों, वह कोई जानवर था? इसका खाना अलग से डाल देती?
क्या उसे एक छोटा-सा मज़ाक करने की भी इजाज़त नहीं थी? मेरे बेटे के अंदर ये चीज़ ना जाने कहाँ से आई थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने अपने बाप को तो कभी भी इस तरह शक करते हुए और इस तरह की कोई बात करते हुए नहीं देखा था। वह उस वक़्त तो काफ़ी छोटा था, जब मेरे पति इस दुनिया से चले गए थे। फिर उसके दिल में ये बात क्यों बैठ गई कि औरत पर नज़र रखो, उस पर पाबंदियाँ लगाओ? क्योंकि अगर देखा जाए तो पायल कोई इतनी भी ज़्यादा सुंदर नहीं थी कि उसको देखकर कोई भी पागल हो जाता। बस वो ठीक-ठाक सी ही थी, इसलिए अच्छी लगती थी। बहू को आए हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि मेरे बेटे ने उसे मेरे सामने खड़ा कर दिया। मुझे तो अपनी बहू पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर ऐसा भी क्या जादू चला दिया था कि उसने मेरे बेटे पर, कि वो ऐसा दीवाना हो गया था। लेकिन जब मैं अपनी बहू को देखती तो मुझे वह बहुत उदास लगती थी। हर वक्त अपने चेहरे पर वो मेकअप किए रहती थी। मैंने उससे कहा कि ठीक है, शुरू-शुरू के दिनों में मेकअप करते हैं, लेकिन जब मैं तुम्हें देखने आई थी, तो तुम बिल्कुल सादी थी और सिंपल सादा ही ज़्यादा प्यारी लगती थी। अब मेकअप करना छोड़ दो। वैसे भी मेरे बेटे को तो मेकअप पसंद ही नहीं है। इस पर मेरी बहू कहने लगी कि उन्होंने ही मुझे मेकअप करने को कहा है, वरना मुझे भी मेकअप करना बहुत ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। औरत का सजना-संवरना अच्छी बात है, वो अपने पति के लिए रोज़ तैयार हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस घर में उसका एक जवान देवर भी था। ऐसे में चेहरे पर इतना ज़्यादा मेकअप लगाकर घूमना-फिरना कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन अगर मेरा बेटा हर छोटी बात को नोट करता था, तो अपनी बीवी को ये क्यों नहीं कहता था कि तुम इतना मेकअप लगाकर तैयार होकर मत घूमा करो? वो तो कह रही थी कि ये सब करने के लिए आपके बेटे ने ही कहा है। ये बड़ी अजीब बात है। मेरा बेटा तो शादी के बाद बिल्कुल ही बदल गया था। जो चीज़ें उसे पसंद नहीं थी, वो अब भी उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी। वरना वो तो हमें बहुत बातें सुनाया करता था कि लड़कियां मेकअप करके अपनी असली शक्ल छुपा लेती हैं और मेकअप करके दूसरे मर्दों को दिखाने की कोशिश करती हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आजकल की लड़कियों का तो यही हाल हो चुका है। एक शादी में उसने सब रिश्तेदारों के सामने ही ये बात कह दी थी कि आप लोगों ने मेकअप थोड़ी किया हुआ है, आप लोगों ने तो अपने चेहरों पर आटा लगाया हुआ है, आप सबकी असल शक्ल तो छुप गई है। तो मेरी एक रिश्तेदार ने उससे कह दिया था कि जब तुम्हारी पत्नी हो ना, तो तुम उसे मेकअप ना करने देना। उसने कहा था कि मेरी पत्नी तो मेकअप को हाथ तक लगाकर नहीं दिखाएगी, वो जैसी होगी वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी। और यहाँ पर अब वो खुद अपनी पत्नी को कह रहा था कि तुम मेकअप करो। एक दिन अर्जुन मेरी बहू के लिए खाने की कोई चीज़ लेकर आया और उसके कमरे में ही सीधा चला गया। मैं वहाँ से गुजर रही थी जब वो दोनों साथ में बैठे थे और साथ-साथ खा रहे थे और बातें कर रहे थे। मैंने शादी के बाद पहली बार अपनी बहू को हँसते हुए देखा था, वरना जब भी मैं उसे देखती थी तो वह सर झुकाए हुए होती थी और चेहरे पर अजीब-सी उदासी होती थी, जैसे कि पता नहीं वो किस मुसीबत में फँस गई हो। पहले मुझे लगता था कि शायद वो शर्मा रही है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा शर्माना अच्छा भी होता है, लेकिन फिर मुझे महसूस होने लगा कि ये शर्म नहीं बल्कि उदासी है और शायद इसकी वजह भी मेरा बेटा था। लेकिन आज वो बहुत खिलखिलाकर हँस रही थी और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हँसते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अचानक से उसकी शक्ल ही बदल गई हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हँसते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं, वो भी उन्हीं लोगों में से एक थी। मुझे अपने छोटे बेटे के कमरे में रुकने पर ऐतराज़ था, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने कहा था कि वो मेरी पत्नी के आस-पास भी नज़र ना आए। इसलिए मैंने अपने छोटे बेटे को बहाना बनाकर वहाँ से निकालने की कोशिश की, तो वो कहने लगा, क्या हो गया? मैं अगर यहाँ बैठ जाऊँ, वो मेरी भी तो कुछ लगती हैं ना, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बैठना, मुझे बहुत ज़्यादा वो अच्छी लगती हैं। देखिए ना, कितनी प्यारी हैं, आप मेरे लिए भी ऐसी ही कोई लड़की क्यों नहीं तलाश करती? बिल्कुल भाभी के जैसी होनी चाहिए वो, ऐसे ही लंबे-लंबे बाल, प्यारी-प्यारी आँखें, भाभी की तो कोई बहन ही नहीं है, वरना मैं उसी से शादी कर लेता। देखिए तो उनके हाथ कितने प्यारे हैं और पाँव भी कितने गोरे हैं। मेरा बेटा बोलता ही जा रहा था कि तभी मैंने उसके मुँह पर थप्पड़ दे मारा और साथ ही मेरा बड़ा बेटा भी कमरे में दाखिल हो गया। उसने भी ये मंज़र देख लिया। मेरी बहू ने तुरंत ही सिर पर दुपट्टा ठीक किया और एक तरफ को खिसक गई। मेरे छोटे बेटे ने मुझे हैरान होकर देखा और वो वहाँ से रोता हुआ चला गया। मैं भी बाहर निकली तो मेरा बड़ा बेटा भी पीछे ही आ गया और कहने लगा, ये मेरे कमरे में क्या कर रहा था और आपने उसके मुँह पर थप्पड़ क्यों मारा? मैंने कहा, कोई बात बुरी लगी थी तो मार दिया, अब तुम उसके पीछे मत पड़ जाना। पहले ही मैंने बेचारे को थप्पड़ मारा है। मेरा छोटा बेटा अभी सिर्फ 9 महीने का ही था जब उसका बाप इस दुनिया से चला गया। तब से लेकर आज तक मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था।
मैं ये नहीं चाहती थी कि वो कभी भी ये सोचे कि उसका बाप होता तो शायद उसे ज़्यादा प्यार करता और उसे अपने बाप की कमी महसूस होती। मैंने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था, मजाक में भी नहीं, और आज मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था क्योंकि वो जिस तरह से अपनी भाभी के बारे में बोल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ही गौर से देखा है पायल को। फिर ये सारी बातें अगर मेरे बड़े बेटे ने सुन ली होती तो वो एक थप्पड़ नहीं 10 थप्पड़ मार देता। इसलिए मैंने उसके मुंह पर जल्दी-जल्दी थप्पड़ मारकर जल्दी से बस उसे बाहर निकाल दिया ताकि ये बात खत्म हो जाए। और फिर वही तो हुआ। 2 मिनट बाद ही मेरा बड़ा बेटा आ गया। अगर वो थोड़ी देर पहले आ जाता तो इस घर में जंग हो जाती। मेरे बड़े बेटे ने कहा कि इतना भी बेचारा नहीं है वो। मुझे याद ही नहीं था कि मैंने आखिरी दफ़ा अपने बच्चों पर कब हाथ उठाया था। मैं बहुत शर्मिंदा और परेशान थी। मुझे अपने छोटे बेटे को ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन अजीब बात ये है कि वो भी मुझसे माफ़ी माँगने के लिए नहीं आया। उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मेरे बड़े बेटे की आदत थी कि वो रात को दूध का गिलास पीकर ही सोता था और अब से ये ज़िम्मेदारी उसकी पत्नी की थी। मैंने देखा कि बहू रोज़ रसोई में मेरे बेटे के लिए दूध गर्म करने के लिए जाती थी, तो मुझे ये देखकर अच्छा लगता था कि चलो अच्छा है। अच्छा लगता है कि देखकर बहू आपके बेटे का ख़्याल रख रही है, क्योंकि ये सारे काम उसी के थे। मैंने नहीं कहा कि नहीं, मैं तो अपने बेटे के काम खुद ही करूँगी। मैंने अपनी बहू से कह दिया था कि तुम ही अब सारे काम किया करो, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। बस उसका ख़्याल रखो और अपनी गृहस्थी को बेहतर रखो। और जब पत्नी अपने पति के लिए कोई काम करती है, तो उसका अपने पति से जुड़ाव बन जाता है। उसका सामान सँभाल कर रखती है तो ये रिश्ता होता है, फिर उसके कपड़े इस्त्री करती है तो ये दूसरा रिश्ता होता है। इस तरह करते-करते आदमी को औरत की आदत पड़ जाती है और मोहब्बत चाहे हो ना हो, लेकिन आदत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आदत मोहब्बत से बड़ा किरदार अदा करती है। मोहब्बत तो कभी भी बदल जाती है, लेकिन आदत एक बार पड़ जाती है ना किसी आदमी की, तो फिर आप उसके बिना नहीं रह सकते। चाहे वो देखने में जैसा भी हो, चाहे वो बदतमीज़ हो, आपके साथ अच्छे से ना रहता हो, लेकिन अगर आपको उसकी आदत पड़ गई, तो उसके बिना फिर आपका गुज़ारा नहीं होता। लेकिन एक रात जो मंज़र मेरी आँखों ने देखा था, उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने देखा कि मेरी बहू रसोई में खड़ी है, मेरा छोटा बेटा उससे बातें कर रहा है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये कोई वक्त था ये सब करने का? रात के 2 बज रहे थे और वे दोनों रसोई के बीच खड़े आपस में बातें कर रहे थे। कोई काम भी नहीं कर रहे थे कि किसी चीज़ को खाने का मूड हुआ हो तो बनाने के लिए आए हों, और छोटे देवर ने देख लिया तो वो वहाँ आ गया। बिना वजह वो वहाँ खड़े हुए थे। मुझे वहाँ देखकर वो दोनों ही घबरा गए। मैंने बहू से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बेटे ने तुम्हें कुछ कहा है? तो कहने लगी कि नहीं, वो तो सो रहे हैं। मैंने उसे कहा जब पति सो रहा है तो फिर तुम्हें यहाँ पर क्या काम है? उसने इस बात का जवाब नहीं दिया। छोटे बेटे से बात की तो कहने लगा मैं तो पानी पीने के लिए आया था। भाभी को यहाँ बैठा देखा तो बातों में लग गया। मैंने उससे कहा चलो अब अपने कमरे में जाओ, बातें करने का ये कौन सा वक्त है? घर का कोई नियम कानून होता है। रात के 2 बज रहे हैं, तुम पानी पीने के लिए आए थे और ये यहाँ बिना वजह आई थी। तुम पानी पीकर वापस चले जाते। बातें करने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है। मैं तो अपनी बहू और छोटे बेटे के हाथों बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये रोज़ रात को एक साथ मिलते थे। कभी लाउंज में बैठे टीवी देख रहे होते, तो कभी किचन में खड़े होकर बातें कर रहे होते और कभी गार्डन में बैठे होते। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बड़ा बेटा अपनी पत्नी को कमरे से आधी रात को बाहर निकलने ही क्यों नहीं देता था। ये तो वही बात हो गई थी, जिस काम से आपको मना किया जाए आप वही करें। अगर ये सब सामने आ जाता तो फिर क्या होता? ये तो आग से खेलने वाली बात थी। ये दोनों मिलकर आग से खेल रहे थे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। वो तो इस मामले में वैसे ही इतना सख्त था, तो फिर उसे पता ही नहीं चलता था कि उसकी पत्नी उसके पहलू से उठकर बाहर आवारागर्दी कर रही है और वो खुद मजे से सो रहा होता था। जहाँ तक मुझे याद है, मेरा बड़ा बेटा नींद का बड़ा ही कच्चा था। घर में हल्की सी भी आवाज़ होती तो वो उठकर पूछता था कि क्या हुआ, कोई आया है, कुछ हुआ है क्या? ऐसे मामलों में तो उसकी नींद बड़ी कच्ची थी। अब पूरी एक औरत उसके पास है और वो उठकर चली जाती है तो उसे पता ही नहीं चलता था। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में बहू से बात करूंगी, लेकिन फिर वो यही कहेगी कि मेरी सास तो मुझ पर अभी से ही रोक टोक शुरू करने लगी हैं। छोटे बेटे को कुछ कहूंगी तो वो तो वैसे ही मेरी कोई बात नहीं मानता था। थप्पड़ खाकर भी उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। इसीलिए बड़े बेटे से बात करने के बारे में मैंने सोचा। उससे पूछूंगी कि सब कुछ ठीक है, कोई मसला तो नहीं चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारी पत्नी हर वक्त बड़ी उदास नजर आती है।
जब मैंने ये सब बातें उससे पूछी तो वो कहने लगा कि सब कुछ ठीक है। मैंने उसे कहा कि रात को तुम्हारी पत्नी कमरे से बाहर निकल जाती है, तुम्हें पता नहीं होता? तो वो कहने लगा कि मैं तो खुद कमरे को लॉक लगाकर सोता हूँ और सुबह लॉक वैसे ही लगा होता है, वो कहीं भी नहीं जाती। मेरे बेटे को अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी रात में उसके पहलू से उठ जाती है। इसका क्या मतलब था कि वो इतना बेखबर सोता था? मेरी नौकरानी रात को घर में ही सोया करती थी। हमारे घर में क्वार्टर्स भी थे और वो वहीं पर रहती थी, क्योंकि उसका बाप भी यहीं पर था, तो वो भी रात में ही रह जाती थी। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठी थी जब नौकरानी ने अजीबो-गरीब सी बात कही। नौकरानी मेरे साथ में काम कर रही थी और साथ-साथ मुझसे बातें भी कर रही थी। वैसे भी वो पहले भी इस तरह से किया करती थी। वो मुझसे कहने लगी, क्यों परेशान हो रही हैं आप? मैंने उसे कहा कि छोटे बेटे ने शादी की रट लगा रखी है, जबकि अभी वो सिर्फ 14 साल का है। कहता है कि जैसे बड़े भाई की शादी करवाई है, ठीक वैसे ही मेरी भी शादी करवा दो। वो मुझसे कहने लगी, अरे आंटी, तो आप उसकी शादी करवा ही देना। ये बात सुनकर मैं हैरान हुई। मैंने उससे कहा कि तुम ये सब क्यों कह रही हो? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि शादी करवा ही दे? क्या तुम खुद नहीं देखती कि वो सिर्फ 14 साल का है? भला किसी 14 साल के लड़के की शादी होती है जो सिर्फ स्कूल में पढ़ता हो, कोई काम भी ना करता हो? वो तो अभी बच्चा है। नौकरानी ने कहा कि आप शादी करवा दें, नहीं तो आप बहुत पछताएंगी। उसने एक और बात कह दी और वहां से चली गई। मैं हैरान होकर रह गई। अब मैं बहुत परेशान हो गई थी। कहते हैं जहाँ आग होती है वहीं धुआं भी उठता है। मेरी नौकरानी इससे पहले तो वैसे कभी कोई बात नहीं करती थी और उसकी ऐसी आदत भी नहीं थी। फिर उसने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से तो नहीं कही थी। आखिर वो ऐसे कैसे कह सकती थी? जरूर दाल में कुछ काला था। जल्दी शादी उन लोगों की करवाई जाती है जो ठीक नहीं होते या उनके उल्टे सीधे काम होते हैं, लेकिन मेरा अर्जुन तो ऐसा नहीं था। एक दिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इधर उधर मैंने टहलना शुरू कर दिया। मैं सोच रही थी कि आज भी मेरी बहू और छोटा बेटा कहीं बैठकर बातें कर रहे होंगे, लेकिन आज तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। इसका मतलब वो सुधर गए थे, क्योंकि मैंने उनसे बात की थी। मैंने अपने छोटे बेटे के कमरे में जाने का सोचा कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। जाने क्यों मैं उसे लेकर बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी थी और नौकरानी की बात ने मुझे परेशान कर दिया था कि उसकी शादी करवा दें, नहीं तो बहुत पछताएंगी। मैं तुरंत ही उसके कमरे की तरफ गई और जब मैंने उसके कमरे में झांक कर देखा तो वो गीता पढ़ रहा था। मैं ये देखकर बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा गीता पढ़ रहा है। मैं सोचने लगी कि इसके बारे में किसी ने कोई बात कह दी और दूसरी तरफ मैं शक में आ गई। मुझे अपनी परवरिश पर तो भरोसा होना चाहिए था। इस बात पर मैं बहुत खुश थी कि तभी अचानक मैंने अपनी नज़रों के किनारे से एक ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने वहां से पलटकर जाने ही लगी थी, लेकिन तभी मुझे मेरे बेटे के बिस्तर पर कोई कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया। वो एक दुपट्टा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे बेटे के बिस्तर पर मेरी बहू बैठी थी। आज वो लोग घर में कहीं बाहर नहीं बैठे थे, बल्कि कमरे के अंदर ही बैठे थे। ये देखकर मेरा तो खून ही उबल गया कि आखिर ये सब चल क्या आ रहा है। मैंने एक झटके से दरवाजा खोल दिया और मैं अंदर दाखिल हो गई। मेरा बेटा गीता पढ़ चुका था। अब उसने मेरी तरफ देखा, वो भी मुझे देखकर घबरा गया और मेरी बहू भी। मैंने जाकर अपनी बहू को बेदर्दी से पकड़ा और कहा कि क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैं तुम्हें शरीफ लड़की समझकर लाई थी और तुम ऐसी निकली। अपने पति की नींद का फायदा उठाकर यहाँ मेरे छोटे बेटे के कमरे में बैठी हो। ये तो तुमसे भी छोटा है। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो बच्चा है, उसको अपनी बातों में तुम लगा रही हो। दोनों भाइयों को आमने सामने खड़ा करवाना चाहती हो। इस घर में लड़ाई करवाना चाहती हो। बड़े भाई से छोटे भाई की जान निकलवाना चाहती हो क्या? क्या कमी है मेरे बड़े बेटे में? क्यों उसकी इज्जत खराब करने पर तुली हुई हो? क्या काम है तुम्हारा इस वक्त मेरे छोटे बेटे के कमरे में? मुझे इस बात का जवाब दो। मैं अपनी बहू से सवाल कर रही थी, क्योंकि वो रोना शुरू कर चुकी थी और मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। अभी यही सब हो रहा था कि तभी मेरा छोटा बेटा वहां आया और वो मेरे हाथों से अपनी भाभी को छुड़ाने लगा और वो मुझसे चिल्लाकर बोला कि हाँ, अब आप भी इन्हें ही मारो और मार मार कर इनको पागल बना दो। उनके तो नसीब ही फूट गए हैं कि ये इस घर में आ गई हैं। उनका पति भी इनको जानवरों की तरह मारता है और अब आप भी अपना अरमान निकालने आई हैं। मेरा बेटा बुरी तरह से चिल्लाने लगा और मैं ये सुनकर हैरान परेशान रह गई थी। उसने बहू का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ बिठा दिया। अभी मैं हैरान थी कि मेरे बेटे ने मुझे और भी बहुत बातें बताईं। उसने कहा कि भैया इनको बहुत बुरी तरह से मारते हैं, हर रोज बल्कि हर रात मारते हैं। ये बेचारी मार खाकर खुद ही रोती रहती थी।
फिर भी मैंने एक दिन देख लिया। ये मेरी गलती थी कि मैं वहाँ से गुजर रहा था। मुझे उनके कमरे के करीब नहीं जाना चाहिए था, लेकिन इस गलती की वजह से मुझे ये पता चला कि मेरा भाई कैसे उनको बुरी तरह से मार रहा था, और वजह सिर्फ ये है कि वो अपना रौब जमाना चाहता है, इनको काबू करना चाहता है, छोटी छोटी बातों में अपनी मर्जी चलाना चाहता है। और इन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। रात को उससे ये मार खाती हैं और सुबह ये मेकअप करके अपने जख्मों के निशान छुपाकर सबके सामने बैठी रहती थी। ये बात भाभी को शायद आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन आपको बताती भी तो आप उनका यकीन ही नहीं करती। और भाई ने भी कहा था कि अगर ये बात किसी को भी पता चली तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। सुन रही हैं ना आप? ये है आपके बड़े बेटे के हालात। सिर्फ 1 महीने की शादी में दुल्हन को मार पीट भी रहे हैं और तलाक की धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन मैं तो छोटा बच्चा हूँ, तो आखिर मैं क्या करता था? इसीलिए मैं रोज रात को अपने भाई के दूध में नींद की दवाई मिला देता हूँ, ताकि वो सुकून से सो जाए और मेरी भाभी पर हाथ ना उठाएं। और जब वो सो जाता है तो हम एक दूसरे के पास बैठकर बातें करते हैं। मैं अपनी भाभी का दिल बहलाता हूँ, क्योंकि ये भी किसी की बेटी है और उनकी जिम्मेदारी हम सब पर है। और ये जो मैं अभी गीता पढ़ रहा था ना, इसमें भी तो यही लिखा है ना कि मनुष्य को दूसरों की मदद करनी चाहिए, जो मुसीबत में हो उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और ये मेरा ही आइडिया था कि भाई के दूध में नींद की दवाई मिला दी जाए, ताकि वो आदमी आराम से सो जाए और भाभी पर हाथ ना उठाए। ये हालात हैं आपके बेटे के। उसको इस तरह से सुलाना पड़ता है जैसे किसी जानवर को सुलाया जाता है, ताकि वो किसी को काट ना खाए। और आप इनको भला बुरा कह रही हैं। मैं सारी बातें सुनकर हैरान रह गई और बहुत शर्मिंदा भी हुई। मैंने अपनी बहू को अपने कमरे में बुला लिया और उससे एक एक बात पूछी। उसने कहा कि ये पहले दिन से ही हो रहा है। फिर मेरी बहू ने मुझे अपने जख्मों के निशान भी दिखाए। उसके बाजू पर जख्मों के निशान थे और उसके बाकी जगह पर भी बहुत सारी जगह पर नीला पड़ा था। मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी और तुम्हें ये सब चुपचाप बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इन जख्मों को छुपाना नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे दिखाना चाहिए था। लेकिन सच तो ये है कि वो बेचारी भी क्या करती। उसे तो तलाक की धमकी दी जा रही थी, और ये धमकी एक औरत के लिए बहुत बड़ी सजा बन जाती है। मैं फिर सुबह का इंतजार करने लगी और मैंने अपनी बहू से कहा कि वो मेरे कमरे में ही सोएगी, और जब तक मैं अपने बेटे की अकल ठिकाने नहीं लगा लेती, वो अब मेरे कमरे में ही रहेगी। फिर दिन गुजर गया। रात को जब मेरी बहू मेरे बेटे के कमरे में नहीं गई, तो वो उसे ढूंढता हुआ आया, और जब उसने देखा कि वो मेरे कमरे में बैठी है तो कहने लगा कि चलो कमरे में। मैंने कहा कि तुम्हारे कमरे में नहीं जाएगी ये। मेरी इस बात पर मेरा बेटा हैरान हुआ, तो मैंने कहा कि पहले तुम अपनी हरकतें ठीक करो, इंसानों की तरह रहने का तरीका सीखो। पत्नी को रखने का भी कोई तरीका होता है, फिर ये तुम्हारे पास आ जाएगी। मैंने सब कुछ उसे बता दिया तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ और कहा मुझे माफ़ कर दो, आइंदा इस तरह की शिकायत आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी को तब तक तुमसे दूर रखूंगी जब तक तुम सीधे नहीं हो जाते, और अब तुम्हारी यही सजा है। मेरी नौकरानी ने भी शायद मेरे बेटे के कमरे से मेरी बहू की आवाज़ें सुनी थी, इसलिए दबे अल्फाज में वो मुझे इशारा दे रही थी कि मेरा बेटा कुछ गलत कर रहा है। लेकिन मेरा बेटा कुछ नहीं कर रहा था, वो सिर्फ मेरी बहू की मदद कर रहा था, और जितनी उसमें अकल थी अपनी उम्र के हिसाब से उसने उसी तरह का कदम उठाया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उसने कुछ अच्छा सोचा, और उसे पता था कि उसका भाई जो भी कर रहा है वो गलत काम है। मैंने अपने बड़े बेटे को बहुत समझाया और आखिरकार वो भी सुधर गया। ये हमारे समाज में एक बहुत ही आम सी बात है कि पति को कहा जाता है कि अपनी पत्नी पर रौब डालने के लिए इस तरह की हरकतें करो, और मेरे बेटे ने भी उन्हीं सब बातों में आकर ये सब किया था। लेकिन ये बहुत ही गलत हरकत है और उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। ये सब करके मर्द समझने लगता है कि औरत उसके काबू में आ गई है, लेकिन दरअसल वो औरत के दिल में अपनी इज्जत खो देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।